नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक आनंद। ऑल इलीट रेसलिंग के केनी ओमेगा अब हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के हॉल ऑफ फेमर। उन्हें इस सम्मान मिलने पर हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन उन्हें हॉल ऑफ फेमर मिलने पर रेसलिंग दुनिया में एक विवाद सा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें हॉल ऑफ फेम मिलने पर आपत्ति की, कुछ नहीं, बहुत कुछ लोगों ने उन्हें हॉल ऑफ फेम मिलने पर आपत्ति की। उनका कहना है कि JYD, कैरी वॉन एरिक या सार्जन स्लॉटर जो कल्चरल आइकॉन है अमेरिका में, उनसे बढ़कर उन्हें ये अवार्ड दिया गया, ये अनुचित है। रोमन रेम्स से उनकी तुलना की जाती है तो रोमन रेम्स जिन्होंने रेसलमेनिया 2015, 2016, 2017, 2018 को मेन इवेंट किया, वो ड्रॉ के मामले में और स्टार के मामले में रेसलिंग में ड्रॉइंग कैपेसिटी मानी जाती है, यानी कि आप कितना बिजनेस दे सकते हैं, आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है, आप किसी कंपनी के लिए कितना पैसा कमा सकते हैं, तो उसे एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। दूसरा फैक्टर लॉन्गजेविटी माना जाता है। जब आप किसी को हॉल ऑफ फेम के लिए कंसिडर करते हैं, लॉन्गजेविटी का मतलब कि आप कितने लंबे समय तक कितने बड़े स्टार है। 1-2 साल स्टार रह जाने पर ही आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि आप लंबे समय तक स्टार रखिए और आपका वर्क रेट जो है, यानी आपका परफॉर्मेंस लंबे समय तक बेहतर होना चाहिए, तब आपको इसके लिए कंसिडर किया जाएगा। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर बड़ा ही सम्माननीय आदर है किसी भी रेसलर के लिए, और इसका हॉल ऑफ फेम बहुत मायने रखता है। अगर ये मायने नहीं रखता तो इतना बड़ा विवाद भी खड़ा नहीं होता। तो रोमन रेम्स से जब आप उनकी कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का वजह यह है कि रोमन रेम्स भी WWE के सबसे बड़े स्टार हैं पिछले 5-7 सालों से, और केनी ओमेगा भी पिछले 5-7 सालों से एक बड़े स्टार हैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए, और अब वो ऑल एलिट रेसलिंग में है और मौजूदा ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन हैं। दोनों को कंपेयर करना स्वाभाविक भी है, दोनों का एज भी एक जैसा है, और केनी ओमेगा ज़्यादा पुराने हैं, यानी बहुत उनसे पहले से रेसलिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों के प्राइम एक साथ ही आए, यानी वही 2012-13 के समय में दोनों ही वेल नोन स्टार के तौर पर इस्टेब्लिश होना स्टार्ट किए। तो इसके लिए दोनों का कंपेरिजन करना सबसे स्वाभाविक बनता है। रोमन रेम्स WWE के सबसे बड़े स्टार हैं और केनी ओमेगा न्यू जापान के सबसे बड़े स्टारों में से एक थे, टॉप 4 में थे। रोमन रेम्स ने जहां 2015 से लेकर 2018 तक मेन इवेंट किया रेसलमेनिया को, वहीं केनी ओमेगा ने ओकाडा के साथ 2017 में और 2018 में जो ओकाडा के साथ 2016 में, 2017 में क्रिस जेरिको के साथ वो मैच मेन इवेंट नहीं था, लेकिन वो टॉप मैच था, इसलिए भी उसे मेन इवेंट मानना जाना चाहिए, और अमेरिकन फैंस के लिए वही मेन इवेंट था। और 2018 में हिरोशी तानाहाशी के साथ मेन इवेंट किया, तो जहां रोमन रेम्स ने 4 रेसलमेनिया मेन इवेंट किए हैं, वहीं केनी ओमेगा ने 3 रेसल किंगडम मेन इवेंट किए हैं। रेसलमेनिया रेसल किंगडम से ज़्यादा बड़ा शो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और WWE न्यू जापान प्रो रेसलिंग से बहुत बड़ा है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। स्टार के तौर पर अगर आप नॉन रेसलिंग फैन से, कैजुअल फैन से, और जो रेसलिंग को नहीं देखा करते हैं, या ग्लोबल जो स्टारडम के तौर पर रोमन रेम्स केनी ओमेगा से बहुत आगे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े कंपनी के सबसे बड़े स्टार हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो बहुत आगे उनसे हो। मैच क्वालिटी के मामले में दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो केनी ओमेगा के मैच जो ओकाडा के साथ थे, उन्हें ऑल टाइम क्लासिक माना जाता है, वो है भी। वहीं शील्ड के साथ जो रोमन रेम्स का फैक्शन था, सेथ रॉलिन्स, डीन एम्ब्रोज, और रोमन रेम्स का टीम था शील्ड के साथ, इसी के साथ उन्होंने अपना स्टार्ट किया था WWE मेन इवेंट का कैरियर, मेन रोस्टर का कैरियर। और शील्ड के मैचेस चाहे वो टीम हेलनो के साथ हो, डैनियल ब्रायन, जॉन सीना, रोड्स ब्रदर्स, AJ स्टाइल्स के साथ उनका इंडिविजुअल मैच, और बाद में सेथ रॉलिन्स और जो है रोमन रेम्स के मैचेस जो है लेसनर के साथ हों, वो सब मैच भी क्लासिक है। शील्ड का वाइट्स के साथ और
एवोल्यूशन के साथ जो मैचेस है वो सब मैचेस भी क्लासिक है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि रोमन रेंस के बेहतरीन मैचेस नहीं हुए, रोमन रेंस कोई बेहतर रेसलर नहीं थे। रोमन रेंस के मैचेस भी बहुत शानदार थे और केनी ओमेगा के मैचेस भी बहुत ही शानदार थे। तो दोनों को भी इसमें बराबर पे रखना पड़ेगा। लेकिन स्टार के तौर पर रोमन रेंस ज़्यादा बड़े स्टार थे और रोमन रेंस में ज़्यादा पर्सनैलिटी है केनी ओमेगा के मुकाबले। लॉन्गजेविटी के मामले में दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि 4-5 साल रोमन रेंस टॉप पे हैं तो 4-5 साल केनी ओमेगा टॉप पे हैं। दोनों ही काफ़ी नहीं है, 4-5 साल बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है, आपको और समय चाहिए किसी को कंसिडर करने के लिए हॉल ऑफ फेमर के तौर पर। ये समय काफ़ी नहीं है। फिर रैंडी ऑर्टन भी और एज भी रेसलिंग ऑब्जर्वर हॉल ऑफ फेम के हॉल ऑफ फेमर नहीं हैं। और रैंडी ऑर्टन को लेके रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के जो संस्थापक है डेव मेल्जर, वो काफ़ी आलोचनात्मक रहते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि रैंडी ऑर्टन के पास जो टैलेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइप टैलेंट है। आप मैच क्वालिटी ही अगर आप देख लेते हैं कि रैंडी ऑर्टन के 2004 के मैचेस आप देखें मिक फोली के साथ या क्रिस बेनोइट के साथ, 2005 के मैच अंडरटेकर के साथ, या उसी समय में जो है कर्ट एंगल के साथ, तो उस समय में रैंडी ऑर्टन की उम्र मात्र 24-25 साल थी। 24-25 साल की उम्र में इतना शानदार मैच, टेक्निकली इतना बेहतर होना जो है बहुत ही रेयर है। 24-25 साल के बहुत कम रेसलर होंगे जो टेक्निकली इतने बेहतर रेसलर हों और इतना बेहतरीन उनके मैचेज हो, मेन इवेंट लेवल पे हो। रैंडी ऑर्टन अपने करियर के स्टार्ट से ही 2003 से ही वो मेन इवेंट के लेवल के स्टार्ट है, 2020 तक वो मेन इवेंट है। लॉन्गजेविटी को अगर आप कंसीडर करते हैं तो रैंडी ऑर्टन लॉन्गजेविटी के मामले में केनी ओमेगा, रोमन रेंस इन सबसे काफ़ी आगे है। मेन इवेंट रेसलर रहे हैं, काफ़ी पेपर व्यूज़ को मेन इवेंट किया, टॉप लेवल रेसलर रहे हैं, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। रेसलमेनिया 25 जिसका बाय रेट 96 जो है 9,60,000 था, 9,60,000 था उसका बाय रेट था। 70,000 जो है ऑडियंस था, मतलब अटेंडेंस था। 7 मिलियन से ज़्यादा टिकट सेल था। तो एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल सक्सेस था। उसके मेन इवेंटर कौन था? उसका मेन इवेंटर था रैंडी ऑर्टन बनाम ट्रिपल एच का मैच। रेसलमेनिया 30 को मेन इवेंट किया उसने। तो इस बात को कंसीडर करना पड़ेगा। एक वर्कर के तौर पर मैं रैंडी ऑर्टन को केनी ओमेगा से बेहतर वर्कर मानता हूँ, क्योंकि आप टेक्निकली चीज़ों को अगर आप देखते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी है जो बहुत बढ़िया है पढ़ाई लिखाई करने में, बहुत इंटेलिजेंट है और अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से कैरी करता है, पर्सनालिटी उसकी बेहतर है और जो है और स्पीकिंग क्वालिटी उसकी बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेसिव भी है। लेकिन क्या है कि वो नंबर ज़्यादा नहीं ला पाता, और नंबर ज़्यादा इसलिए नहीं ला पाता क्योंकि वो ज़्यादा नंबर लाने पे ध्यान नहीं देता। इस तरह के विद्यार्थी भी होते हैं, लेकिन उनके टैलेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और जब आवश्यकता होती है कि जब आप रैंडी ऑर्टन से अपेक्षा करते हैं कि रैंडी ऑर्टन को परफॉर्म करना है, तब वो परफॉर्म करते हैं। अभी एज के साथ जो रैंडी ऑर्टन का मैच था, जिसको उन्होंने बिल्ड किया था ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, अब उस मैच को देखिए, वो मैच इंस्टेंट क्लासिक है, बेहतरीन मैच है वो। और बस वो एक्सेप्शन नहीं है, रैंडी ऑर्टन के एज के साथ, बटिस्टा के और डैनियल ब्रायन के साथ जो उनका रेसलमेनिया का मेन इवेंट था, वो भी बेहतरीन मैच है। क्रिश्चियन के साथ मैच था वो, या जॉन सीना के साथ मैच हो, रैंडी ऑर्टन के पास भी बहुत सारे मैच है जिनको आप जो है क्लासिक मैच कह सकते हो, बेहतरीन मैच कह सकते हैं। और मैच एक फैक्टर होता है, आप पर्सनैलिटी हो, प्रोमो हो। रैंडी ऑर्टन के प्रोमो को काफ़ी बार जो है लोग जो है महत्व नहीं देते, लेकिन आप गौर से देखें रैंडी ऑर्टन के प्रोमो वर्क को देखें तो प्रोमो में भी रैंडी ऑर्टन बेहतरीन है और केनी ओमेगा रोमन रेंस से काफ़ी आगे है। इतने लंबे समय तक मेन इवेंट पिक्चर पर रहा है। अब रैंडी ऑर्टन का पर्सनैलिटी हो, रैंडी ऑर्टन का अपने कैरेक्टर को लेके समझ हो, एक स्टार की तरह अपने आप को कैरी करने की काबिलियत हो, हर मामले में रैंडी ऑर्टन हॉल ऑफ फेमर है। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, क्रिस जेरिको जो इतने बड़े रेसलर हैं उन्होंने कहा था कि रैंडी ऑर्टन बेस्ट रेसलर है। रिक फ्लेयर इस बात को कहते रहते हैं। और AEW के में जो टैग टीम है, बड़ी रोचक टैग टीम है। और
बहुत ही पॉपुलर टैग टीम है FTR। इससे पहले जिसे आप रिवाइवल के नाम से भी जानते हैं, उसने भी यही बात कहा कि रैंडी ऑर्टन सबसे बेस्ट रेसलर है। रोमन और रूस से भी कुछ दिन पहले यही मैंने देखा था यूट्यूब पे, रूसोव का एक शो था, उसमें भी वो कह रहा था कि रैंडी ऑर्टन बेहतरीन है। हर रेसलर जो रैंडी ऑर्टन के साथ रेसलिंग कर चुका है, वो हर कोई इस बात को कहता है कि रैंडी ऑर्टन सबसे बेहतरीन है। तो रेसलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो रैंडी ऑर्टन को आपको ऑल टाइम ग्रेट्स में कंसीडर करना पड़ेगा, और टेक्निकली वो है भी। और ये हॉल ऑफ फेम रैंडी ऑर्टन का नहीं है, ये केनी ओमेगा है, तो केनी ओमेगा पे ही हम लोग फोकस करते हैं। हाँ, केनी ओमेगा के प्लस में इस बात को कहा जा सकता है कि केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए यूएसए में एक ड्रॉ थे। उनके जाते ही यूएसए का जो उनका मार्केट है वो कमज़ोर हुआ, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन साथ में इस बात को भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि यूएसए का मार्केट न्यू जापान प्रो रेसलिंग का मेन मार्केट नहीं है। उनका मेन मार्केट जापान है, और जापानीज़ मार्केट ही मायने रखता है, और जापानीज़ मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी साल 2020 में ही टोक्यो डोम, आमतौर पर टोक्यो डोम का शो 4 जनवरी को हर साल होता है, इस बार उन्होंने अलग किया था। इस बार 2 टोक्यो डोम हुए थे, 4 तारीख को भी और 5 तारीख को, 4 जनवरी और 5 जनवरी 2020। और जो है 4 जनवरी का शो सोल्ड आउट था, सारे टिकट बिक गए थे, जो हिस्टोरिकल था। और 5 जनवरी का शो सोल्ड आउट तो नहीं था, लेकिन दोनों शो को अगर मिला दिया जाए तो 70,000 से ज़्यादा जो है फैंस थे, पेड फैंस थे, तो उसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस जो है माना जाना चाहिए। और केनी ओमेगा शो में नहीं थे, तो केनी ओमेगा इतने ही बड़े फैक्टर होते तो केनी ओमेगा के जाने से असर पड़ता न्यू जापान के बिजनेस को, सो पड़ा नहीं। न्यू जापान के मैच क्वालिटी को भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, तो न्यू जापान के मैच क्वालिटी को भी ना फ़र्क पड़ना जो उसका इट फैक्टर है, क्योंकि न्यू जापान प्रो रेसलिंग का सेलिंग पॉइंट ही है कि उसके बेहतरीन मैचेस, और उस पर फ़र्क ना पड़ना, उसके बिज़नेस पे, उसके कोर बिज़नेस पे फ़र्क ना पड़ना, ये दिखाता है कि केनी ओमेगा न्यू जापान के लिए जो है वो कोई मेक और ब्रेक वाली बात नहीं रखते हैं। रोमन रेंस से कंपेयर जैसा मैंने करना स्टार्ट किया था, तो रोमन रेंस इस साल के स्टार्ट में वो घर चले गए थे। उन्हें लुकीमिया है, और लुकीमिया एक प्रकार का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। और कोविड जो है, कोरोना वायरस, वो कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल के आरंभ में वो घर चले गए थे। और जो है अब कोरोना जो है समाप्त नहीं हुआ, तो वो वापस जो है मन बनाकर वो हिम्मत जुटाकर वापस आए। उनके आते ही WWE की रेटिंग बढ़ गई, उनके जाने के बाद WWE की टेलीविज़न रेटिंग घट गई थी। और आज के समय में टेलीविज़न रेटिंग ही सबसे बड़ा जो है मनी मेकर है। आप हाउस शो पर टिकट बेच करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप शर्ट बेच के पैसा नहीं कमा रहे हैं, पेपर व्यू बिजनेस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप WWE नेटवर्क पे आप $10 पे सब कुछ आप देख सकते हैं, तो वो कोई फैक्टर नहीं रहा। टेलीविज़न कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा आपको दे रही है, तो टेलीविज़न व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वो रैंडी ऑर्टन मतलब वो रोमन रेंस के आने के बाद बढ़ा भी, और वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे रहा है, वो घट नहीं रहा है, मतलब कि अच्छा रेटिंग जो है रोमन रेंस के आने के बाद ऐसा हुआ। तो रोमन रेंस जो है WWE के लिए एक फैक्टर है, वो एक इन्फ्लुएंस है, वो एक नीडल जो है मूवर है, तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। जो केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए नहीं है, यूएसए में है, लेकिन ओवरऑल जो है न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए नहीं था। और क्योंकि ये अवार्ड उन्हें अपने जापानीज़ वर्क के लिए मिला है, क्योंकि जापानीज़ कैटेगरी के अंदर वो आते थे, और उसमें उन्हें ये जो है अवार्ड मिला है, उसमें उन्हें हॉल ऑफ फेम हासिल हुआ है, इसलिए जापान को कंसीडर करना पड़ेगा। जापान के लिए वो कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं थे, मैच के क्वालिटी का कोई असर नहीं पड़ा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में, और बिजनेस को तो बिल्कुल भी कोई खास असर नहीं पड़ा। और जिस कैटेगरी में उन्हें हॉल ऑफ फेम चुना गया उसमें नाइटो, ईशी और इबुशी भी है, और ये अपने आप में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि नाइटो बहुत बड़े मर्चेंडाइज मूवर हैं,
केनी ओमेगा से ज़्यादा नाइटो की वजह से ही इस साल जो है रसल किंगडम यानी टोक्यो डोम का शो सोल्ड आउट हुआ था। वो जो बहुत बड़े बिजनेस मूवर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, न्यू जापान के सबसे पॉपुलर रेसलर है और बहुत लंबे समय से बहुत पॉपुलर, काफ़ी कम उम्र से वो जो है टॉप रेसलर है न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। मैचेस के क्वालिटी में भी केनी ओमेगा से कहीं कम नहीं, जितने क्लासिक मैच केनी ओमेगा के हैं उतने ही क्लासिक मैच नाइटो के भी है। इबूशी टैलेंट के मामले में केनी ओमेगा से 4 कदम आगे है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ईशी एज बेल टू बेल अगर आप रेसलिंग को अगर कंसिडर करते हैं तो ईशी से बेहतर रेसलर कोई नहीं है, आज नहीं है। और पिछले 10 साल में अगर आप बेस्ट मैचेस को कंसिडर करते हैं ओवरऑल तो ईशी से बेहतर कोई नहीं है। ये ऑल टाइम ग्रेट है ईशी, लेकिन उसे भी हॉल ऑफ फेम नहीं मिला। तो इस कैटेगरी में ओमेगा का जीत जाना अपने आप में बड़ा संदेहास्पद है और अजीब है। फिर उसके फेवर में ये कहा जा रहा है कि केनी ओमेगा जो है एक क्लासिक है, ऑल टाइम ग्रेट है। और केनी ओमेगा 20 साल से रेसलिंग कर रहा है। केनी ओमेगा के बेहतर मैचेस कब हुए? पिछले 5 साल से केनी ओमेगा पॉपुलर है और स्टार है। अब पिछले 20 साल से वो रेसलिंग कर रहा है। साल 2000 से साल 2020 तक अगर आप कंसीडर करते हैं तो क्या आप डैनियल ब्रायन को, समोआ जो को, सीएम पंक को, एजे स्टाइल्स को, डेविड रिचर्ड्स को, सेथ रॉलिंस को, कैंटा को, क्रिस हीरो को, इनको कंसीडर नहीं करेंगे? जब आप इनको कंसीडर करते हैं तो केनी ओमेगा उतने महान रेसलर नहीं लगते हैं जितना महान प्रोपोगेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है उनको। फिर ये कहा जा रहा है कि AEW उसी के वजह से स्टार्ट हुआ, जो भी मिसलीडिंग है, ये पूरी बात नहीं है, लेकिन इस बात को लेके पॉडकास्ट कभी और किया जाएगा। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि AEW मात्र केनी ओमेगा के वजह से स्टार्ट हुआ, तो AEW का अपना क्या है, ये 2 साल पुरानी रेसलिंग कंपनी है। और अगर आप नंबर 2 रेसलिंग कंपनी, ये बात सही है, लेकिन TNA जो नंबर 2 रेसलिंग कंपनी 15 साल तक रहा, वो जेफ जेरेट के ही उसके फाउंडर थे और उसके स्टार थे। तो उस बेसिस पे जेफ जेरेट को भी हॉल ऑफ फेम मिल जाना चाहिए, लेकिन उन्हें तो नहीं मिला। ECW जिसका इतना बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस है रेसलिंग में, ECW के बंद होने के 20 साल के बावजूद भी आज भी आपको किसी मैच में जब कोई कुछ महापागल काम होता है, इंसेन कुछ होता है, तो लोग ECW चैंट करते हैं। तो ECW का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो AEW से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन ECW से आज तक कभी एक आदमी को भी हॉल ऑफ फेम नहीं मिला। तो ये कोई एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि केनी ओमेगा ने कोई रेसलिंग को चेंज कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया हो या हिस्ट्री बना दिया हो, ऐसा बात नहीं है। अब टाइगर मास्क या डायनामाइट किड को देखिए, उन्होंने रेसलिंग के स्टाइल को ही बदल दिया। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, 2 साल मात्र के टाइगर मास्क का प्राइम 2 साल का था, लेकिन वो कल्चरली और रिंग में स्टाइल के तौर पर रेसलर जिस तरीके से रेसलिंग करते हैं उसको बदलने में टाइगर मास्क का जो है सयामा, जो उनका जो है योगदान है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो है एक कल्चरल इम्पैक्ट। केनी ओमेगा ने क्या बदल दिया? आप स्टाइनर से कंपेयर कीजिए, जिनको हॉल ऑफ फेम नहीं मिला। वैसे टाइगर मास्क हॉल ऑफ फेमर हैं और डायनामाइट किड भी हैं, तो लेकिन स्टाइनर्स नहीं है, स्टाइनर्स को हॉल ऑफ फेम नहीं मिला है। लेकिन स्टाइनर्स ने रेसलिंग के स्टाइल को बदल किया, बहुत सारे मूव्स को इनोवेट किया, लेकिन उन्हें हॉल ऑफ फेम नहीं दिया गया। और लॉन्गजेविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो स्टाइनर भी 4-5 साल टॉप पर थे, जितने साल आपको केनी ओमेगा टॉप पर रहे। स्कॉट स्टाइनर ने अब 450 स्प्लैश या फ्रैकेनस्टाइनर, कितने सारे मूव है जो उन्होंने इनोवेट किया। हार्डी बॉयज़ को लेकर देखिए, हार्डी बॉयज़ का लेदर मैच, हाँ हार्डी बॉयज़ के लेदर मैच ने, एज के मैच, एज और क्रिश्चियन के मैचेस ने रेसलिंग के को बदला। अब लेदर मैच वगैरह जो उस लेवल का जो मैचेस जो है, उस लेवल का जो पागलपन एक तरीके का आप कह सकते हैं, और स्टंटमैनशिप है, वो उन्होंने रेसलिंग में रेसलिंग के स्टाइल को बदलने में एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर जो है हार्डी बॉयज़ का और जो है
क्रिश्चियन और एज का है, लेकिन उनको हॉल ऑफ फेम नहीं मिला है। तो अब सबसे ज़्यादा कंपेरेबल अगर कोई है तो वो इबूशी ही है, जिसे जो उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी में केनी ओमेगा था, लेकिन इबूशी को नहीं मिला हॉल ऑफ फेम, और ईशी और जो है केनी ओमेगा को मिल गया। तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसमें मैच के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इबूशी और ओमेगा दोनों बराबर हैं। और हर युग में आप जब किसी महान रेसलर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो उस टाइम फ्रेम में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आज के समय में रेसलिंग में बेहतरीन मैचेस की कमी नहीं है। आज के समय में रेसलिंग में सबसे ज़्यादा कमी है उस पर्सनैलिटी की, उस नीडल मूवर की, जो अच्छा प्रोमो हो, जिसका अपना एक कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, एक बिग टाइम प्लेयर की आवश्यकता है। कोई है नहीं रेसलिंग में ऐसा। वरना मैचेस क्वालिटी को अगर देख के लिया जाए तो क्या वो ईसी से, ओकाडा से, एजे स्टाइल से, हिरोशी तानाहाशी से, विल ऑस्प्रे से, या गार्गानो से, वॉल्टर से कहीं भी आगे नहीं है। सेथ रॉलिंस वगैरह भी बेहतरीन जो है रेसलर्स हैं, उनसे जो है ऊपर आप नहीं रख पाएंगे केनी ओमेगा को। ये बात है। बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, लेकिन वो बेहतरीन रेसलर है। चाहे आप देख लीजिए ऑल जापान प्रो रेसलिंग देखिए, या आप नोहा देखिए, आप उनके मैचेस को देखिए, आप शो को देखिए, आपको एक से बढ़कर एक रेसलर दिखे मिलेंगे, एक से बढ़कर एक मैचेस आपको मिल जाएगा जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता है। तो ये एक आयरनी है कि आप रेसलिंग में मैचेस कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं रखता, क्योंकि हर कोई बेहतरीन मैचेस जो है आपको कर रहा है। जब शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट का रेसलमेनिया का मैच हो, या ब्रेट हार्ट और स्टोन कोल्ड का मैच हो, वो जो मैच हुआ उसके बाद सालों साल तक लोग उसके बारे में चर्चा करते थे, क्योंकि वो अपने समय से आगे था। उस तरह का मैच देखने को कम मिलता था। वो डोरी फंक हो, जैक ब्रिस्को हो, मैचेस जो 70s में था, उसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं, क्योंकि वो स्टैंड अलोन था। वैसे मैचेस कम होते थे, वो रेसलिंग स्टाइल वैसा नहीं था। मैचेस ज़्यादा बड़े मायने नहीं रखते थे उस समय में, लेकिन आज बहुत मायने रखता है। रिक फ्लेयर के मैचेस हो, उसके बारे में आज भी चर्चा होता है। रिक फ्लेयर और स्टीमबोट के मैचेस हो, क्योंकि मैचेस का स्टैंडर्ड जो है उतना ज़्यादा नहीं था, और उनका मैच जो है उस समय में टेस्ट ऑफ टाइम में आज भी खड़ा है, क्योंकि वो अपने समय से आगे था। आज अगर कोई बेहतरीन मैचेस होता है तो लोग 2 सप्ताह के अंदर उस मैच को भूल जाते हैं। अब जब गुड मैचेस की बात की जाए तो पिछले 20 साल में बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनका बहुत गुड मैचेस हुआ, जिसके बारे में लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं। वो लॉकी या ऑस्टन एरिस, अमेरिकाज मोस्ट वांटेड, क्रिस्टोफर डैनियल्स, ब्रिस्कोस, मोरिशिमा, केंटा, नाइगल मैगेनिस, माइकल एल्गन, कार्ल ओराइली और एडम कोल का एक मैच मैंने देखा था 2015 में, बेस्ट इन द वर्ल्ड में। उस मैच को आप देखिए, वो मैच क्लासिक है, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। फिन बैलर के बेहतरीन मैचेस है, केविन स्टीन, केविन ओवेंस के बेहतरीन मैचेस, सेमी जेन्स के बेहतरीन मैचेस है, सिजारो के है। तो आपको जैक सेबर जूनियर के बेहतरीन मैचेस है, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो मैचेस अब मैं नहीं मानता कि उतने बड़े फैक्टर माने जाने चाहिए, और इट फैक्टर माने जाने चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई तो बेहतरीन मैचेस कर रहा है। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे रेसलर जो है कर रहे हैं। तो और ऐसा नहीं है कि केनी ओमेगा के मैचेस जब आप इन मैचेस से कंपेयर करते हैं तो वो अबव द लीग है, ऐसा भी नहीं है। अब इस हॉल ऑफ फेम को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो कुछ और रोचक बातें पता चलती हैं। जैसे हॉल ऑफ फेम में जो हिस्टोरियंस ने वोट किया है, उन हिस्टोरियंस ने केनी ओमेगा को गोल्डबर्ग से आगे रखा है, टेड टर्नर से आगे रखा है। अब कोई हिस्टोरियन जैसे हिस्ट्री की थोड़ी भी समझ होगी, उसे ये बात पता होगा कि टेड टर्नर अगर नहीं होते तो WCW नहीं होता। WCW अगर नहीं होता तो वो 90s
का मंडे नाइट वॉर होता, ना वो गोल्डबर्ग कोई होता, ना वो NWO होता। तो टेड टर्नर का होना हिस्टोरिकली बहुत बड़ा वजह है, लेकिन हिस्टोरियन ने उसे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। सार्जेंट स्लोटर एक आज भी एक कल्चरल आइकॉन है, लोग उनके बारे में जानते हैं है फिर उसके फिल्मों के माध्यम से, G.I. जो वगैरह इनके माध्यम से, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। केनी ओमेगा कौन जानता है? हिस्टोरिकली आपको इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन अजीबोगरीब हिस्टोरियन ने इस बात को कंसिडर नहीं किया। अब गोल्डबर्ग को उससे नीचे रखा है। अब हिस्ट्री क्या होता है ना कि कई बार जो हिस्टोरिकल बहुत बड़े जो नाम होते हैं, जो कल्चरल आइकॉन होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस लंबे समय तक रहता है। गोल्डबर्ग का प्राइम था 1997 1998, इस समय उनका प्राइम था। साल 2001 के बाद तो 2001 के बाद से वो आउट ही थे। WWE में 1 साल का उनका कैरियर था, और फिर 2016 में वो रिटर्न हुए WWE में। लेकिन उनका कल्चरल जो है इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है कि सऊदी अरब में वो जाते हैं। सऊदी अरब में WCW था कि नहीं था, वहाँ पे छोटे बच्चे, तो वो छोटे बच्चे जो 8-10 साल के बच्चे वो तो जानते नहीं होंगे, उस समय में तो थे भी नहीं। वो पागल हो जाते हैं गोल्डबर्ग को देखकर, क्योंकि वो एक हाउस होल्ड नेम है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, मायने रखता है। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई ढिंचैक पूजा को लता मंगेशकर से ऊपर रख दे और अपने आप को हिस्टोरियन कह दे। ये तो मूर्खता वाली बात हुई। आधार ये बनाए कि ढिंचैक पूजा आज की है और लता मंगेशकर पुरानी है, लता मंगेशकर कोई जानता नहीं होगा। ये बड़ा ही बेतुका आधार है। स्टाइनर ब्रदर को हिस्टोरिकली नीचे रखा। इन्फ्लुएंस के मामले में हमने बात किया कि स्टाइनर ब्रदर ने रेसलिंग को बदला, रेसलिंग के स्टाइल को बदला, टैग टीम को टॉप लेवल बनाया। केनी ओमेगा के जाने से रेसलिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन स्टाइनर्स ने रेसलिंग को बदला, बहुत हद तक बदला, लेकिन उन्हें वो पद नहीं इन हिस्टोरियंस ने दिया जो देना चाहिए। और इस हॉल ऑफ फेम के डिग्निटी पर भी ये सवाल उठता है कि इस तरह के लोगों ने जब वोट किया है तो कि इस हॉल ऑफ फेम का कितना सम्मान रह जाएगा। आप आज देखें, रेसलिंग में कोई ड्रॉ नहीं है, कोई ऐसा मूव्स के मामले में मूव्स को भी किसी ने फैक्टर किया। केनी ओमेगा का एक बड़ा ही बेहतरीन मूव्स है। आज तक मैंने जो सबसे बेहतरीन मूव देखा वो TNA में देखा, एलेक्स कीपर का मूव देखा। और उसको आप यूट्यूब पे जाइए, एलेक्स कीपर का एक मैच है जिसमें वो जो केज है उसके ऊपर चल के वो हरिकेन राना करते हैं। वो आज तक का सबसे बेहतरीन मैच मूव्स में से मैंने एक देखा है। तो क्या एलेक्स कीपर उस मूव को करने के बाद स्टार हो गया? मूव कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है। एथलेटिक स्किल्स और मूव करने के मामले में RVD किसी से कम नहीं है। अमेजिंग रेड बेहतरीन थे, अमेजिंग थे, लेकिन उन्हें तो हॉल ऑफ फेम भाई नहीं मिला मूव्स करने के लिए। किसी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से डेव मेल्जर एडवोकेट करते हैं केनी ओमेगा को, ये उनके वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये बात स्वाभाविक है। और अब जैसे एडी गुरेरो को जब हॉल ऑफ फेम को लेकर जब वोट मिलती थी, काफ़ी कम वोट मिलता था, लेकिन उनके डेथ के बाद वो हॉल ऑफ फेमर बन गए। और एडी गुरेरो को पहले ही हॉल ऑफ फेमर बन जाना चाहिए था, वो अलग बात है, लेकिन उनके डेथ के बाद उनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया, काफ़ी कुछ बोला गया, तो वो उनके वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया। जो वोटर्स कायदे से एक्सपर्ट होने चाहिए और वो इमोशनल किसी विषय से ऊपर उठ के वोट किए जाने चाहिए, लेकिन वो इन सब चीज़ को ही आधार बनाते हैं। इससे दिखता है कि किस तरीके से डेव मेल्जर की कही हुई बातें या उनकी लिखी हुई बातें उनके वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है। और वो कितने बड़े एडवोकेट हैं केनी ओमेगा की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो उठपटांग हद तक केनी ओमेगा की तारीफ़ें करते हैं, मानो कि सबसे बेस्ट रेसलिंग आर्टिस्ट है, ये है वो है। अब मैंने 20-25 रेसलर्स का नाम गिना दिया, आप उन सबसे कंपेयर कीजिए। उसमें अगर केनी ओमेगा को आप नंबर 1 के स्थान पे भी देते हैं तो वो डोमिनेट नंबर 1 नहीं होगा। वो हमेशा आपको लगेगा है ये केनी ओमेगा है, ये नंबर 1 पर अगर ये है तो नंबर 2 पे ये नहीं होना चाहिए। अब में कन्फ्यूजन सा आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि केनी ओमेगा कभी भी नंबर 1 बेस्ट आर्टिस्ट रेसलर के नहीं थे। बहुत सारे रेसलर हैं जो बेहतरीन होने के बावजूद आप ऑल फैक्टर्स में कंसीडर करिए, एज ने रेसलमैनिया 24 मेन इवेंट किया, वो ड्रॉ था, रेवोल्यूशनरी था। एज के मैचेस एज के लेदर मैचेस ने रेवोल्यूशनाइज किया, उसके बेहतरीन से बेहतरीन मैचेस ने चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया। उसके पास पर्सनैलिटी था, उसके प्रोमो स्किल को आप तुलना कीजिए केनी ओमेगा से कहीं नहीं खड़ा होता है। स्टार के लेवल में केनी ओमेगा कहीं उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। लेकिन एज को हॉल ऑफ फेम नहीं मिला है, केनी ओमेगा को मिल गया। तो आप हर चीज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऐसा देखने में लगता है कि डेव मेल्सर ने जिस तरीके से केनी ओमेगा के लिए कैंपेन किया, अपनी मित्रता निभाई, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और इसी वजह से केनी ओमेगा हॉल ऑफ फेमर के तौर पर चुने गए हैं। और आम आदमी चीज़ों को ना समझे वो स्वाभाविक है। अब जिम लांडोस के बारे में अगर आप आम रेसलिंग फैंस से पूछेंगे तो उसको पता भी नहीं होगा, जिम लांडोस को कोई जानता भी नहीं है। लेकिन जिम लांडोस हिस्टोरिकली रेसलिंग के सबसे बड़े स्टार हैं, सबसे बड़े स्टार। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से भी ज़्यादा, हल्क होगन से भी ज़्यादा। उस समय में जहाँ पे टीवी नहीं था, जहाँ लोग जानते नहीं थे, जिम लांडोस को देखने के लिए हज़ारों हज़ार लोग टिकट जो है खरीद के देखने जाते थे। और वो 1-2 साल नहीं, सालों साल तक वो एक कल्चरल आइकॉन है जिम लांडो, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। रिकी डोजेन के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, मिल मैस्करस के बारे में भारत में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो वो क्यों जानेंगे, वो रेसलिंग फैंस भी नहीं है, वो कैजुअल फैंस हैं, उनको क्या पता, उनको क्या मतलब है। लेकिन आप जो है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के संस्थापक हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, आप जब तुलना करते हैं केनी ओमेगा का, तो केनी ओमेगा क्यों एज से ऊपर होगा, केनी ओमेगा क्यों रैंडी ओटन से ऊपर होगा, केनी ओमेगा क्यों स्टाइनर ब्रदर से ऊपर होगा, केनी ओमेगा क्यों वाइल्ड बुल करी से ऊपर होगा, केनी ओमेगा क्यों बिग डैडी से ऊपर होगा, केनी ओमेगा क्यों रोमन रेंस से ऊपर होगा। इसका जवाब आपको खोजना चाहिए। धन्यवाद।